त्रुमल के पश्चात रंग प्रथम शासक हुए, जिनका शासनकाल 1572 से 1585 के मध्य में था। लेकिन इनके शासनकाल में कोई भी ऐसा विशेष कार्य नहीं हुआ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाए, तो इसीलिए मैंने यहां पर केवल इनका नाम लिखा हुआ है। त्रुमल का शासनकाल 1570 से 1572 ईस्वी के मध्य में था। अब बात करते हैं वेंकट द्वितीय के इतिहास पर। वेंकट द्वितीय को अराविडु वंश का महानतम शासक माना जाता है। तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि वेंकट द्वितीय को किस वंश का महानतम शासक माना जाता है? अराविडु वंश का महानतम शासक माना जाता है। वेंकट द्वितीय ने 1598 ईस्वी में चंद्रगिरी में ईसाई पादरियों को गिरजाघर बनाने तथा ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की थी। वेंकट द्वितीय ने पेनुकोंडा के स्थान पर चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो यहां से राजधानी को स्थानांतरित करके, पेनुकोंडा से स्थानांतरित करके चंद्रगिरी को राजधानी बनाया था। किसने? वेंकट द्वितीय ने। और चंद्रगिरी कहां है? ये भी आधुनिक आंध्र प्रदेश में ही है। वेंकट द्वितीय के बाद रंग द्वितीय, रामदेव, वेंकट तृतीय और रंग तृतीय शासक हुए, परंतु इनके शासनकाल में कोई भी विशेष कार्य नहीं हुआ जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। इसीलिए मैंने केवल यहां पर इनके नाम लिखे हुए हैं। रंग तृतीय को अराविडु वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि रंग तृतीय को अराविडु वंश का अंतिम शासक माना जाता है। वेंकट द्वितीय का शासनकाल था 1586 से 1614 ईस्वी के मध्य में था। अराविडु वंश का शासनकाल 1570 से 1652 ईस्वी के मध्य में था। अगर कहीं भी ये चर्चा की जाए कि अराविडु वंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1570 से 1652 ईस्वी के मध्य में था। इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और रंग तृतीय को अराविडु वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। विजयनगर का शासन वंशानुगत राजतंत्र पर आधारित था और उसका मूल आधार निरंकुश राजतंत्र था। तो यहां पर मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। वंशानुगत का मतलब होता है कि जैसे कोई राजा है, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, फिर इसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। इस चीज को वंशानुगत कहा जाता है। तो ठीक है, यहां पे आपको ये समझना है। और निरंकुश राजतंत्र पे आधारित था विजयनगर साम्राज्य का जो मूल आधार है वो। कृष्णदेव राय अपने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ में उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि अपनी प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के उद्देश्य को सदैव आगे रखो, तभी देश में लोग राजा के कल्याण की कामना करेंगे और राजा का कल्याण तभी होगा जब देश प्रगतिशील और समृद्धशाली होगा। तो ये कहां लिखा है? अमुक्तमाल्यद ग्रंथ में लिखा है। और किसने लिखा है? कृष्णदेव राय ने लिखा हुआ है। विजयनगर का केंद्रीय प्रशासन 3 परिषदों में बटा हुआ था। यह प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि विजयनगर का जो केंद्रीय प्रशासन था वो कितने परिषदों में बटा हुआ था। तो वहां पर 4, 6, 3 इस तरह का लिखा हुआ था। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है इसको। अब बात करते हैं राज्य परिषद के बारे में। यह राजा की सलाहकार समिति होती थी और इसका सर्वप्रमुख कार्य राजा को सलाह देना तथा राजा का राज्याभिषेक करना होता था। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत युवराज के राज्य अभिषेक को पट्टाभिषेकम कहा जाता था। तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि राज्य परिषद जो होती थी उसका काम क्या होता था? राजा को सलाह देना और राज्य अभिषेक करना, ये काम होता था। नंबर 2 की बात करें तो मंत्री परिषद होती थी। इसका जो प्रमुख अधिकारी जो होता था वो प्रधानी और महाप्रधानी कहलाता था। लेकिन जब इसकी बैठक होती थी और उसका जो अध्यक्ष होता था उसे सभा नायक कहा जाता था। इस चीज को आपको यहां पे ध्यान से समझना है। नंबर 3 सामान्य परिषद होती थी। इसका सर्वप्रमुख कार्य होता था राजा को परामर्श देना होता था, लेकिन इसकी जो परामर्श है या सलाह है उसको राजा मानेगा कि नहीं मानेगा ये राजा के ऊपर डिपेंड करता था। तो यहां पर इन 3 परिषदों के बारे में मैंने चर्चा की, तो आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है। इनके जो कार्य हैं वो भी ध्यान रखना है। प्रांतीय प्रशासन
प्रांतीय प्रशासन जो विजयनगर साम्राज्य का था वो मंडल, कोट्टम, बलनाडु, नाडु, मेलग्राम और यग्राम में बटा हुआ था। मंडल को कहीं कहीं मंडलम भी लिखा हुआ है। मंडलम का मतलब है राज्य, कोट्टम या बलनाडु इसका मतलब है जिला, नाडु का मतलब है यहां पे तहसील, मेलग्राम का मतलब है कि 25 गांवों का समूह है। ग्राम या और एक ही बात होती है, गांव को कहा जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि यहां पर नाडु को कुछ इतिहासकारों ने जिला लिखा हुआ है, कुछ इतिहासकारों ने तहसील लिखा हुआ है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है, क्योंकि बाद में आप कोई किताब में पढ़ोगे फिर आप नीचे कमेंट करोगे, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। पहले राज्य, फिर जिला, फिर तहसील, फिर 25 ग्रामों का समूह जिसे मिलग्राम कहा जाता था, और सबसे लास्ट में होता था ग्राम। ग्राम को कहीं कहीं उर भी लिखा हुआ है। उर या ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इस चीज को आपको समझना है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, उर या ग्राम थी। स्थानीय प्रशासन के अगर बारे में बात करें तो सभा और नाडु विजयनगर साम्राज्य की स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएं थी। ब्रह्मादेव ग्राम की सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। तो ये आपको यहां पर समझना है कि जो ब्रह्मादेव जो गांव होते थे और उनमें जो सभाएं होती थी, उन सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य जातियों वाले गांवों की सभाओं को उर कहा जाता था। नाडु यानी कि तहसील ग्रामों की एक बड़ी राजनीतिक इकाई होती थी और उसकी बैठक तहसील स्तर पर की जाती थी। आयंगर व्यवस्था, इसके बारे में बहुत बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, तो इसको आपको ध्यान से यहां पर समझना है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक गांव में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में 12 शासकीय अधिकारियों का एक समूह बनाया जाता था और उसी समूह को आयंगर कहा जाता था। तो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, आयंगर व्यवस्था के बारे में वैसे भी बहुत सारे बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और वैसी जो हमारी परीक्षाएं होती हैं तो उनमें भी इसके बारे में कई बार पूछा गया है। तो प्रत्येक गांव में क्या होता था कि 12 शासकीय अधिकारियों का एक समूह बनाया जाता था और उसी समूह को क्या कहा जाता था, आयंगर कहा जाता था। आयंगर व्यवस्था के अनुसार सेंतेओबा, बंगाल निरीक्षक, नृत्यकर, महानायकाचार आदि प्रमुख अधिकारी माने जाते थे। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि सेंतेओबा, बंगाल निरीक्षक और नृत्यकर और महानायकाचार इनको प्रमुख अधिकारी माना जाता था। वैसे तो 12 होते थे, लेकिन 12 में से इनको सबसे प्रमुख माना जाता था। सैन्य प्रशासन के अगर बारे में बात करें तो विजयनगर जो राज्य में एक विशाल सेना थी और सैन्य विभाग को कंदाचार कहा जाता था। प्रमुख दंडनायक अथवा सेनापति सैन्य विभाग के प्रमुख अधिकारी होते थे। विजयनगर साम्राज्य के सैन्य प्रशासन के बारे में ईरान के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने लिखा है, सेना और स्थानीय पुलिस का वेतन वेश्यालयों से होने वाली आय से दिया जाता था, जिसके लिए गरीब मजदूरों की लड़कियों को बलपूर्वक वेश्यालयों में भेजा जाता था। देखिए, ये कितनी बात सच है इसके बारे में ना तो मैं पुष्टि कर सकता हूं ना आप लोग कर सकते हैं। हालांकि इसकी जो जानकारी है वो किसने दी है, ईरान के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने दी है। अब्दुल रज्जाक ने ऐसा लिखा है कि जो सेना का जो वेतन होता है, जो पुलिस का जो वेतन होता है, वो कहां से दिया जाता है, वेश्यालयों से होने वाली आय से दिया जाता है। और वेश्यालयों में जो गरीब और मजदूर जो वर्ग होता था, उनकी लड़कियों को